बात करते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन की हमें याद आती है, जो कि मोनेजिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के बड़े की प्लेयर हैं। तो वो ये कहते हैं कि लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व वर्टिकल हो जाता है, यानी उनके नज़दीक लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व वर्टिकल है। और ये वर्टिकल कर्व हमें ये बात बताता है कि प्राइसेस के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता अनएम्प्लॉयमेंट पे। अनएम्प्लॉयमेंट वहीं स्टे करती है जहां पे वो है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से अगर ये U3 पे है तो ये U3 पे रहेगी। ये है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। लिहाजा लॉन्ग रन में कोई फर्क नहीं पड़ता, अनएम्प्लॉयमेंट और वेज इन्फ्लेशन में कोई रिलेशनशिप नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये वर्टिकल है। अगर देखा जाए तो प्रोफेसर साहब जो हैं वो हमें नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, जो हमने पढ़ा है, लेकिन आपने ये लिखना नहीं, ये तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि कनेजियन ने भी वहां पे हमें कहा था। तो वो कहते हैं कि ऐसे नहीं होता कि प्राइसेस के बढ़ने से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। तो हम ये कैसे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इस तरह से हैं, बात इस तरह से कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज अ वर्टिकल लाइन। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वर्टिकल लाइन है, एंड देयर इज नो परमानेंट ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में कोई ट्रेड नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप इन बिटवीन द। जबकि फिलिप्स ने शॉर्ट रन में ये कहा था कि देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बट ये कहते हैं कि देयर इज नो परमानेंट ट्रेड ऑफ। इसके अंदर कोई परमानेंट ट्रेड ऑफ नहीं है। परमानेंट का वर्ड ये बताता है कि शॉर्ट रन में, यानी साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जो है ये हो जाए, शायद साल 2 साल हो जाए, लेकिन विद इन फ्यू ईयर्स लोगों को रियलाइज हो जाता है। लिहाजा लॉन्ग रन में ऐसा कोई रिलेशनशिप प्रिवेल करता ही नहीं। इस चीज को वो एक्सप्रेस करने के लिए एक डिफरेंट कायदा इस्तेमाल करते हैं, और वो कहते हैं कि फर्ज कीजिए इन्फ्लेशन U2 पे है और आप शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व पे हैं। मान लिया कि आपने मोर वर्कर हायर किए और उसकी वजह से वेजेस बढ़ी और आप पॉइंट बी पे चले गए और अनएम्प्लॉयमेंट U1 पे आ गई। मान लिया कि ये शॉर्ट रन में हुआ है, तो ये कहते हैं कि इन द इकोनॉमी इक्विलिब्रियम एट ए देयर इज एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी ज़ाहिर है प्राइसेस किसी चीज़ से तो बढ़नी थी, उन्होंने कहा चलें जी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ी, प्राइसेस बढ़ गई। मोर वर्कर्स आर अकोमोडेटेड एंड डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट टेक प्लेस एंड इकोनॉमी रीच टू द पॉइंट ऑफ बी। इकोनॉमी बी पे पहुंच गई और इन्फ्लेशन चला गया 6 पे। इन्फ्लेशन चला गया 6 पे। लेकिन वर्कर्स को बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगा कि जनाब ये जो इन्फ्लेशन है ये 6% हुआ है, तो चीज़ों की कीमतें भी तो बढ़ी हैं। तो बहुत जल्दी वर्कर डिमांड करेंगे कि उनकी वेजेस बढ़ाई जाएं, और जब उनकी वेजेस भी बढ़ानी पड़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, वेजेस बढ़ाई जाएंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो आप ये जानते हैं कि वेजेस के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गई तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, जी शाबाश, आप सप्लाई के थ्योरी में ये भी पढ़ चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से प्रोड्यूसर का रिएक्शन क्या होता है, जी शाबाश, वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं। वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से प्रोडक्शन कम कर देते हैं। तो जब वो प्रोडक्शन कम करेंगे तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट वापस हम चले जाएंगे पॉइंट सी पे, और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल U2 पे वापस आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जहां से चले थे वहीं आके खड़े हो गए। हम ए से चले थे बी की तरफ, इन्फ्लेशन थोड़ा सा वेज इन्फ्लेशन बेयर करते हुए हम पहुंच गए थे अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए। लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि वेजेस बढ़ी, और वेजेस के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हुआ, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से प्रोडक्शन में दोबारा कमी कर दी गई, या वापस उसी लेवल पे चले गए, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा फिर सी पे आ गई। इस तरह असूली तौर पे जो ट्रैवलिंग आपने की है, असूली तौर पे जो आपने ट्रैवलिंग की है वो ए से सी पे आ गए हैं। हाल दो कि थोड़ी देर बी पे स्टे किया है, लेकिन फिर आप सी पे आ गए। इस बात को एक दफा हम सम अप कर लेते हैं। सम अप इस तरह करते हैं कि देखिए,
बात यह है कि फिलिप्स की बात मान ली जाए सिर्फ शॉर्ट रन के लिए, कि मान लिया जाए कि आप सही कह रहे हैं, ये जो है वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है इस तरफ, और इस तरफ आपका वेज इन्फ्लेशन है। मान लिया जाए कि फिलिप्स आप सही कह रहे थे शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन फिलिप्स का कि अनएम्प्लॉयमेंट थी पॉइंट ए पे और अनएम्प्लॉयमेंट थी U2, और उस वक्त वेज रेट इन्फ्लेशन जो था लेट्स सपोज 4% था। लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अपनी एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए। एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मतलब आप समझते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो प्राइसेस में इजाफा होगा, प्राइसेस बढ़ेंगी तो प्रोड्यूसर का वही मसला कि उन्हें लगेगा उनका रेवेन्यू बढ़ा है, तो वो उस रेवेन्यू के चक्कर में अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। मान लीजिए उन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, लेकिन प्रोडक्शन को बढ़ाने से जैसे कि प्रीवियस हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट तो बेशक कम हुई थी, लेकिन वर्कर्स पहले की निस्बत ज्यादा वेजेस डिमांड कर रहे थे, तो वेजेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो हम चले जाएंगे पॉइंट बी पे, और अनएम्प्लॉयमेंट आ गई U1 पे, और इन्फ्लेशन चला गया चलिए 6% पे चला गया जी, वेज इन्फ्लेशन 6% पे आ गया। ठीक है जी, ये आप पहुंचे पॉइंट बी पे। अब हुआ ये कि जैसे ही वर्कर्स को एहसास हुआ कि यार प्राइसेस भी तो बढ़ी थी ना, वेजेस बढ़ी है, प्राइसेस भी तो बढ़ी थी, वो कहते नहीं, वी आर नॉट इन एक्चुअल गेन, वी रिक्वायर मोर वेजेस, हमें ज्यादा वेजेस चाहिए, वो ज्यादा वेजेस मांगते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब ज्यादा वेजेस बढ़ेंगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी आपकी? शाबाश, वेजेस बढ़ेंगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी क्या होगी? वेजेस के बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी ज्यादा हो जाएगी। जब आप वेजेस बढ़ाएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी ज्यादा हो जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ने से प्रोडक्शन को क्या किया जाएगा? शाबाश, प्रोडक्शन को क्या किया जाएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी तो प्रोडक्शन को क्या करेंगे? प्रोडक्शन को आप कम कर देंगे, चूंकि आपकी कॉस्ट बढ़ी है। तो जब आप प्रोडक्शन कम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा फिर बढ़ जाएगी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा फिर हो जाएगी, लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। लिहाजा आप इसी इन्फ्लेशन पे वापस आ जाएंगे किसी और पॉइंट पे। इन्फ्लेशन तो ज़ाहिर है आप कम नहीं हो सकता, आप सी पे आ जाएंगे। इस तरह आपको ए और सी के ऊपर एक कर्व लाना पड़ेगा, और वो कर्व जो कहलाएगा वो है आपका लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, जो जाहिर करता है कि लॉन्ग रन में किसी किस्म का कोई ट्रेड ऑफ नहीं है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। लिहाजा सी के ऊपर आपको एक और कर्व देना पड़ेगा जिसको आप शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 2 कह सकते हैं। कि आल हम ये वहां लिखेंगे नहीं, जरूरत नहीं इसकी, ये पता चल जाएगा ये 1 है और ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 2 है आपका। तो आप शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 2 पे चले जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि इन्फ्लेशन भी बढ़ गया और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम नहीं हुई, वापस आ गए। इसका मतलब आपकी ट्रेवलिंग ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या हुई कि आप ए से बी पे गए और बी से आप वापस सी पे आ गए, और जो है आपका जो ग्रीन पॉइंट से मैं शो करता हूं कि आप एक्चुअली ए से सी पे पहुंच गए हैं, ए से सी पे पहुंच गए हैं, बी पे आपका स्टे टेम्परेरी था। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रहे कि जो मैंने इतनी लंबी बात की है, आप वहां इतनी लंबी बात नहीं सुना सकेंगे। तो ये एरो जो है आपके मुताबिक बिल्कुल ठीक है, ये एरो जो है हमें क्या करना चाहिए? ये एरो हमें जो है वो नीचे की तरफ रखना चाहिए इस तरह से कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट पहले कम होती है और फिर बाद में दोबारा फिर ज्यादा हो जाती है। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब देखिए बच्चों, आपको मैंने कुछ एमसीक्यूज भी भेज दिए, इनको भी जरा देखना है आपने फिलिप्स कर्व के हवाले से। मैं गर्ल्स के ग्रुप में भी इसको भेज देता हूं। तो ये एमसीक्यूज आ गया। अब आपके साथ बात हो जाए कल के आपके जो है वो